औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कल का जो हमारा सेशन था उसमें हमने मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल से रेलेवेंट कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था। थोड़ा सा हम उन कॉन्सेप्ट्स को ब्रीफली रिव्यू करने के बाद आज के सेशन को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने डिस्कस ये किया कि जी हमें मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल इटसेल्फ क्या है, फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है एनोवा क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। फिर हमने ये चीज़ डिस्कस की कि जी जो रिलेशनशिप है बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर और जो एफ टेस्ट है उसके दरमियान रिलेशनशिप क्या है और कैसे इस रिलेशनशिप की बुनियाद पे वी कैन गो फॉर टेस्टिंग ऑफ ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द रिग्रेशन मॉडल, कि उसको हम ओवरऑल मॉडल को सिग्निफिकेंट है या नहीं टेस्ट कर सकें। और फिर आखिर में हमने जिस कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन की थी वो ये था कि वंस वी आर डीलिंग विद मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स तो उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। तो उन नंबर ऑफ वेरिएबल्स को इंक्लूड करने के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए, किस वेरिएबल को जो है वो हमें इंक्लूड करना चाहिए रिग्रेशन मॉडल में एज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और किस वेरिएबल को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो इसका टेस्टिंग मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एफ टेस्ट एंड एनोवा हमने समझने की कोशिश की थी। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिकली डील करते हैं विद मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, कि जब हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो वी मस्ट बी केयरफुली कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स इन सच अ वे कि हमें एटलीस्ट ये आइडिया हो कि हम जो मॉडल फॉलो करने जा रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च स्टडी वो एक मुनासिब तरीन और रिलायबल रिग्रेशन मॉडल है, और उस रिग्रेशन मॉडल के थ्रू जो एस्टिमेट्स आए वो इतने रिलायबल जरूर हो कि उनकी बुनियाद पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन पॉसिबल हो सके। तो दैट वाज द एंटायर डिस्कशन और समरी ऑफ द डिस्कशन ऑफ आवर यस्टरडेज सेशन। आज उसी चीज को बेस बना के जो हमने पिछले सेशंस में विद रेफरेंस टू मल्टीपल रिग्रेशन डिस्कस किया कॉन्सेप्ट्स को, एक नई चीज हमने डिस्कस करनी है, और वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे जो हम बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 इन दी फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स एस्टिमेट कर रहे होते हैं, अगर उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाए तो रिस्ट्रिक्शन से मुराद क्या होगी, कोई लिमिटेशन उनके ऊपर लग जाए कि जी बीटा 1 की वैल्यू जो है वो कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इट माइट बी इक्वल टू 1 या इट माइट एग्जैक्टली बी इक्वल टू 0.7 और समथिंग लाइक दैट। इसी तरह बीटा 2 के बारे में या बीटा 3, यू नेम दी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, उनके ऊपर अगर कोई लिमिटेशन या कतगन लगती है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगती है, तो अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो तो उस रिस्ट्रिक्शन को हमने स्टैटिस्टिकल ग्राउंड्स पे टेस्ट कैसे करना है ये समझना, उस रिस्ट्रिक्शन को हम रिग्रेशन के मॉडल में इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, इस चीज को समझना जो है वो आज के सेशन में हमने सीखने की कोशिश करनी है। कि अगर मिसाल के तौर पे जो हमारे पैरामीटर्स हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, कोई लिमिटेशंस लगती हैं, तो उनको हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो द मॉडल इन विच देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बीटा 1 एंड बीटा 2 एंड बीटा 3 आर सिंपली द पैरामीटर्स ऑफ दैट मॉडल। उस मॉडल की जो एस्टिमेशन हम करेंगे उसको हम कहेंगे एस्टिमेशन वुड बी डन बाय द मीन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर्स। हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर के थ्रू OLS की टेक्निक के थ्रू बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3 की एस्टिमेशन करते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि जी देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दीज पैरामीटर्स, लेकिन वंस देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन इट, तो उस केस में जो है वो हमें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर की तरफ जो है वो स्विच ओवर होना पड़ेगा हमें। तो इसकी एक बुनियादी एग्जांपल जो है वो है ये कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, जो क्या कहता है कि जी आपकी जो आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट है इट इज डिपेंडेंट अपॉन द कंपोनेंट ऑफ लेबर इनपुट और कैपिटल। जैसे आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसको आप जो है वो प्रोवाइड करें और आप एक आउटपुट प्रोड्यूस कर लेते हैं थ्रू मीन ऑफ एनी सिस्टमैटिक प्रोसेस।
तो जो जो आपने लेबर की इनपुट दी है और जो आपने कैपिटल की इनपुट सिस्टम को दी है और आपने कोई आउटपुट प्रोड्यूस की है, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये अज्यूम करूं कि वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट out of any level of the input that we give in the form of labor input and capital input to the system, तो वो 100 में से फॉर एग्जांपल वो 100% में से फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करूं कि जो उसकी कॉस्टिंग आती है, अब वो लेबर की कॉस्ट जो है वो आती है फॉर एग्जांपल 50%, और सिमिलरली जो आपकी कैपिटल कॉस्ट है वो भी 50%. So it means that this one is equal to 0.5 plus 0.5. So once we are dealing with a situation in which we are giving information to the system in the form of certain limitations or restrictions, तो उन limitations और restrictions के होते हुए how we can go for using all of these components in such a way कि जी हमें ये आइडिया हो जाए कि जी हम जो हमारा सिस्टम है उसको कैसे जो है वो इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उससे हम जो है वो कैसे इस चीज को आगे लेके चलते हैं. लेट मी ऐड उमर साहब जी. सो हमारा जो कंपोनेंट डिस्कस हो रहा था वो ये था कि जी हमने सिस्टम को कोई इनपुट दी है और वो इनपुट जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ सर्टेन लिमिट्स है, तो उन लिमिट्स को जो है वो हमने अपने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है और उनको इनकॉर्पोरेट करने के बाद हम कैसे जो है वो उस चीज को, उस मॉडल को जिसमें हमने ये लिमिटेशंस दी होंगी उसको एस्टिमेट करना है. और एस्टिमेशन के बाद इस चीज को समझने की कोशिश करनी है कि व्हाट इफ अगर हमने एस्टिमेट कर दिया तो वेदर दिस लीनियर रिस्ट्रिक्शन वाज एंड इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन और नॉट. कि हमें फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जी मेरे पास दो ऑप्शंस बनती हैं. एक ऑप्शन बनती है जिसको मैं कहूंगा रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है हमारा. रिस्ट्रिक्टेड मॉडल क्या है? जिसमें मैंने इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है अब बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3 के ऊपर. और एक मॉडल ऐसा है जिसमें मैं कहता हूं कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की है, जस्ट हम सिंपल ओएलएस के थ्रू जो है वो एस्टिमेशन कर रहे हैं. तो इन दो में से किस मॉडल को जो है, अगर मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है तो इनमें से किस मॉडल को फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन लेटर ऑन इस्तेमाल किया जा सकता है, ये डिसाइड करना जो है वो आज के सेशन में हमने समझने की कोशिश करनी है. तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है कॉफ डगलस का, उसको अगर आप देखें तो उसकी इक्वेशन बनती है वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 x2i एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनता है. इसकी पावर में जो है वो बीटा 2 का पैरामीटर है, फिर x3i है, इसकी पावर में जो है वो बीटा 3 का पैरामीटर है, और एरर टर्म जो है वो भी एक्सपोनेंशियल है. तो जो एरर टर्म का म्यू y है वो एक्सपोनेंट की पावर में जाकर रिफ्लेक्ट होता है. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट हैज ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड एंड प्रूव्ड बाय सर्टेन साइंटिस्ट्स. तो इस फंक्शन में अगर आप देखें तो इस फंक्शन को इस फॉर्म में, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वी हैवंट स्टडीड एनी मैकेनिज्म ऑफ एस्टिमेशन ऑफ बीटा 2 एंड बीटा 3 एंड बीटा 1 जहां पे वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अवेलेबल हो. सो इफ वी आर हैविंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन अवेलेबल टू अस, तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फंक्शन. बिकॉज इफ वी रिमेंबर कि जी अगर हम अपनी मेमोरी रिकॉल करें तो हमने ओएलएस की बुनियादी अजम्पशन स्टडी भी की थी और समझने की कोशिश भी की थी कि मॉडल्स शुड बी लीनियर इन पैरामीटर्स. तो लीनियरिटी इन पैरामीटर्स अगर आप देखें दिस इक्वेशन इन 8.7.2, यहां तो ये लीनियर है, बट इन 8.7.1 this model is exponential model and this is not a linear model. तो इस मॉडल को हमने कन्वर्ट करना है into
लीनियर मॉडल, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लॉग की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करना है। तो मैं इसका लॉग लेता हूं, log of y इज इक्वल टू log of बीटा 1 इनटू दिस ना, इस सारे का होल लॉग ले लें। तो इफ यू रिमेंबर द बेसिक मैथमेटिक्स, तो आपको अगर प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक याद हो, तो लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो वेरिएबल्स हैं और वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये log of a and b would be equal to log of a plus log of b. So here in this case, if we look at it, तो हमें पता चलता है log of y is equal to बीटा 1, log of बीटा 1 हो जाएगा, फिर प्लस log of x2 होल पावर बीटा i, बीटा 2 हो जाना है, फिर प्लस जो है वो log of x3 और इसकी पावर में बीटा 3, और फिर प्लस log of e और उसकी पावर में म्यू i। तो ये इक्वेशन जो है, अगर हम इसको आगे लेके चलें, तो ये लॉग की एक और प्रॉपर्टी है जिसमें जो पावर है वो उसकी बैक साइड के ऊपर आके मल्टीप्लाई होती है। सो log of y, log of बीटा 1 को इसने लिख दिया log of बीटा 1 की जगह बीटा नॉट, तो ये बीटा 2 पीछे रिफ्लेक्ट हुआ log of x2, फिर बीटा 3 जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ तो इसके साथ log of x3, और लॉग और ई एक्सपोनेंशियल लॉग और एलओजी लॉग जो है वो एक दूसरे के एंटी होते हैं, ये कट हो गए तो सिंपल आपके पास एरर टर्म बची। तो ये ट्रांसफॉर्म हुई है हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस लॉगरिथमिक इक्वेशन व्हिच इज लीनियर इन पैरामीटर्स। तो ये लॉगरिथमिक इक्वेशन की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। बट स्टिल हमारी डिस्कशन और हमारा मुद्दा जो है वो यही है कि मैं यहाँ पे जिस रिस्ट्रक्शन की बात कर रहा था, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये अज्यूम किया कि x2 लेबर इनपुट को इंडिकेट करता है और x3 कैपिटल इनपुट को इंडिकेट करता है और y आउटपुट को इंडिकेट करता है, तो आउटपुट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू सर्टेन इनपुट इन द फॉर्म ऑफ लेबर एंड सर्टेन इनपुट इन द फॉर्म ऑफ जो हमारा कैपिटल का इनपुट है, बट कोलेक्टिवली दिस कुड नॉट बी एग्जैक्टली मोर देन 1। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि 100 में से कुछ परसेंट एक के होने हैं, कुछ परसेंट दूसरे के होने हैं, और आपकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंबाइन हो कि आपको एक आउटपुट दे देते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये एज्यूम करूं कि यहाँ पे जो हमारी लिमिटेशन बनती है वो क्या बनती है, बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे हमें एक रिस्ट्रिक्शन की फॉर्म में नजर आता है। तो इससे पहले जो हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो डिस्कस की या समझने की कोशिश की, वो क्या थी कि जी इंडिविजुअली हमारा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 स्टैटिस्टिकली रिलायबल है या नहीं, इंडिविजुअली इन पैरामीटर्स की इंटरप्रिटेशंस क्या होती हैं, इंडिविजुअली ये पैरामीटर्स हम इनकी बुनियाद पे इन्फ्लुएंसेस कैसे ड्रॉ करते हैं, इंडिविजुअली इनकी बुनियाद पे हम हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट करते हैं, ये तो हमने अपने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर लिया। लेकिन वंस वी आर डीलिंग विद सर्टेन रियल लाइफ सिचुएशंस, तो वहां पे हमें लिमिटेशंस के दरमियान रहते हुए सरवाइव करना है। So if there are certain limitations in our data, so in that case what we have to do is कि we have to impose those restrictions into regression model, उन restrictions को regression model में reflect करके फिर उसकी बुनियाद पे हमने कोई एस्टिमेशन जो है वो लेनी है, और एस्टिमेशंस लेने के बाद, एस्टिमेशंस कर लेने के बाद हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि whether this estimation was statistically reliable and valid or not। तो ये इसकी statistical reliability और validity को जो है वो हम फिर आज के सेशन में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो यहां तक हम क्लियर हो गए जी कि जी हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारी रिस्ट्रिक्टेड मॉडल्स का और लीनियर रिस्ट्रिक्शंस का। सो अगर फॉर एग्जांपल हम ये एज्यूम करें कि जी वी हैव टू गो फॉर एस्टिमेशन ऑफ दिस मॉडल, जिसको हमने यहाँ से इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ट्रांसफॉर्म करके हम उसको एक लॉगरिथमिक फंक्शन में लेके आ गए हैं। तो इस मॉडल को अब हमने एस्टिमेट करने की कोशिश करनी है। तो जो लिमिटेशन हमारे ऊपर लग रही है वो क्या है, बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 1, व्हिच मींस देयर आर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल्स का मतलब क्या होता है, इफ यू हैव स्टडीड दिस कांसेप्ट इन योर कोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो क्या है कि आप जितनी इनपुट देते हैं उतना आपको उसी प्रोपोर्शनेट के साथ जो है वो आउटपुट भी मिलना शुरू हो जाती है। तो ये एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि आइडियल एनवायरनमेंट को डील करती है।
तो उस आइडियलिस्टिक एनवायरनमेंट की इकोनॉमिक थ्योरी को अगर हमने इनकॉर्पोरेट करके इन द फॉर्म ऑफ रिग्रेशन मॉडल जो है वो कहीं एस्टिमेट करना है, मॉडल करना है, तो हाउ वी कैन टेस्ट द वैलिडिटी और स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंपोनेंट कि बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 1 को हम जो है वो कैसे इस मॉडल में इनकॉर्पोरेट करेंगे और इस रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन के होते हुए हमने इस मॉडल को कैसे एस्टिमेट करना है। तो एक एस्टिमेशन जो है वो मैं स्ट्रेट अवे मैं ये एज्यूम करता हूं कि मुझे कोई कंसर्न नहीं है इस बात के साथ कि यहाँ पे ये जो मॉडल है इसमें लिमिटेशन है या नहीं, मैं स्ट्रेट अवे इसको एस्टिमेट कर लेता हूं। ये इक्वेशन जो है 8.7.2 विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि मैं ये कहता हूं जी हमने इस बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 1 की रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन को कंसीडर करते हुए इस मॉडल को एस्टिमेट करना है। तो एक विद लिमिटेशन हमने या विद रिस्ट्रिक्शन एस्टिमेशन करनी है और एक विदाउट रिस्ट्रिक्शन एस्टिमेशन करनी है और इन दोनों का मवाजना हमने करना है और फिर इससे हम कोई नतीजा जो है वो अखज़ करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट कैन बी डन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग कि जी इसमें ये जो लीनियर रिस्ट्रिक्शन हमने प्रोपोज की या इम्पोज की, ये लीनियर रिस्ट्रिक्शन एक वैलिड रिस्ट्रिक्शन है, स्टैटिस्टिकली रिलायबल और वैलिड रिस्ट्रिक्शन है, या ये एक वैलिड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समटाइम्स हम खुद ही एक जेनेरिक लिमिटेशन प्रोपोज कर लें लेकिन उसका कोई इकोनॉमिक सेंस ना बनता हो, तो क्या वो चीज हम एक रिग्रेशन मॉडल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में हम कह रहे हैं ना, इन केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, व्हिच मींस कि जी जो प्रोपोर्शन आप इनपुट की दे रहे हैं वही प्रोपोर्शन आपको आउटपुट की मिलती है। इस बात को साबित करने के लिए वी हैव टू गो फॉर इम्पोजिशन ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन इन दिस रिग्रेशन मॉडल। सो इफ दिस रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड इन दिस रिग्रेशन मॉडल और वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड भी है स्टैटिस्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो मैं ये अज्यूम करूंगा द डेटा व्हिच वी हैव टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनपुट फॉर दिस रिग्रेशन मॉडल, वो जिस फैक्ट्री का था, वो जिस कंपनी का था, वो जिस इंडस्ट्रियल यूनिट का था, उस इंडस्ट्रियल यूनिट में जितनी इनपुट दी जाती है उतनी आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट मींस दे आर गेटिंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल व्हिच माइट बी कंसीडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दैट फर्म और फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल यूनिट, जो कि इस चीज की इंडिकेशन होगी कि जी वहां पे जितनी वो इनपुट ले रहे हैं उससे वो उतनी आउटपुट भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, विच इज शोइंग कि जी वहां पे उनके लॉसेस जो हैं वो प्रोसेसिंग के या मैन्युफैक्चरिंग के वो कंपैरेटिवली कम है। लेकिन अगर ये इस सिचुएशन और इस एग्जांपल के सिनेरियो में ये रिस्ट्रिक्शन वैलिड नजर नहीं आती, तो फॉर दैट यूनिट में ये अज्यूम करूंगा कि उनको अपना एनालिसिस करना चाहिए कि उनकी जो प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग की कैपेसिटी है और जो उनकी फैसिलिटी है उसमें इनपुट कितनी जा रही है और उस इनपुट से उनको आउटपुट कितनी मिल रही है। तो वैलिडिटी ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन इज हैविंग मल्टीपल बेनिफिट्स फॉर इंडिविजुअल कंपनी, फॉर इंडिविजुअल बिजनेस एज वेल एज फॉर एंटायर इकोनॉमी एज वेल। तो इट डिपेंड्स कि जी हमने किस अंडरलाइंग डेटा को बुनियाद बना के, बेस बना के अपने लिए जो है वो इस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करने की कोशिश करनी है। सो ये बेसिक थीम है हमारा रिस्ट्रिक्शंस का जी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये अज्यूम करूं कि हमने एक रिस्ट्रिक्टेड मॉडल जो है वो एस्टिमेट करना है, सॉरी अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल, ये वाला मॉडल, तो ये मॉडल जो है वो एक लीनियर मॉडल है बट लॉगरिथमिक मॉडल है। तो ये दो चार कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमने साथ में और समझ लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये अज्यूम करता हूं कि we are dealing with one regression model which is beta 1 plus beta 2x। तो this is simple regression model। अब मैं एक मॉडल लिखता हूं log of y is equal to beta 1 plus beta 2 into log of x। तो this is double log model कि आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा log on dependent side as well as log on independent side, but in context of another approach which is log of y is equal to beta 1 plus beta 2 into log of x। So in that case what we will say that this is the model जिसको मैं कहूंगा log ln
मॉडल। लॉग लिन मॉडल कौन सा मॉडल है? जहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट जो मॉडल है वो होगा y is equal to बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू लॉग ऑफ x। तो ये कौन सा मॉडल है? लेन लॉग मॉडल। लेन लॉग मॉडल कौन सा है? जहां पे आप डिपेंडेंट वेरिएबल को देखेंगे वो विदाउट लॉग होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो विद लॉग होगा। और ये जो मॉडल है y is equal to बीटा 1, ये सिंपल लीनियर मॉडल है। तो सिंपल लीनियर मॉडल, डबल लॉग मॉडल, लॉग लिन मॉडल और लिन लॉग मॉडल, ये चार कैटेगरीज ऑफ मॉडल्स हैं जो कि हमें इन द फॉर्म ऑफ द फंक्शनल फॉर्म ऑफ द मॉडल हमें नजर आते हैं। तो वंस आई एम डीलिंग विद दिस प्रोडक्शन फंक्शन, तो यहां पे आप देखेंगे कि जी हम जिस मॉडल को डील कर रहे हैं, दिस मॉडल इज log of y is equal to beta naught plus beta 2 into log of x2 plus beta 3 into log of x3 plus mu I। तो it means that this is double log model। ये कौन सा मॉडल है जी? ये डबल लॉग मॉडल है। अब इस मॉडल की इंटरप्रिटेशंस और उस चीज को जो है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं और फिर मैं उसकी एस्टिमेशन की तरफ दोबारा वापस जाऊंगा जो हमने इस 8.7.2 की एस्टिमेशन करनी है। तो अगर मैं ये अज्यूम करूं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो होता है उसकी तो हमने ऑलरेडी इंटरप्रिटेशंस समझी हुई हैं। और वो क्या थी कि जितना भी आपकी यूनिट चेंज यहाँ पे x की अंदर आएगी उतनी ही यूनिट चेंज विद दिस इंटेंसिटी ऑफ बीटा 2 y के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा डिबेट्स की हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशंस की हैं। जो दूसरा मॉडल है डबल लॉग मॉडल, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे बनेगी? यहां पे हम देंगे जी परसेंटेज चेंज इन x लीड्स टूवर्ड्स बीटा 2% चेंज इन y, कि जितने परसेंट चेंज x में आएगी ना उतनी ही उस हिसाब से बीटा 2% चेंज y के अंदर आ जानी है। दोनों साइड्स पे परसेंटेज की फॉर्म में मैं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करता हूं। बट इन केस ऑफ सिंपल रिग्रेशन मॉडल हम क्या करते थे, x2 में आने वाली चेंजेस बीटा 2 टाइम्स हमारी चेंज लेके आएंगी y में और ये यूनिट चेंज होती थी, ये परसेंट चेंज नहीं होती थी यहां पे। लेकिन इन केस ऑफ डबल लॉग मॉडल दिस इज परसेंटेज चेंज इन x लीड्स टूवर्ड्स बीटा 2% चेंज इन y। तो ये होगी जी इंटरप्रिटेशन डबल लॉग मॉडल की। जहां पे बात आएगी लॉग लिन मॉडल की, तो आप देखें यहां पे ये एब्सोल्यूट टर्म्स में रिफ्लेक्शन है x की और यहां पे डिपेंडेंट साइड पे इसकी रिफ्लेक्शन लॉगरिथमिक फॉर्म में है। तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि एब्सोल्यूट चेंज इन x लीड्स टूवर्ड्स बीटा 2% change in y। why? because लॉगरिथमिक साइड जो है y के साथ लॉग रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जहां पे लॉग होगा उधर परसेंटेज रिफ्लेक्ट होगी। जहां पे सिंपल फॉर्म में वो वेरिएबल एब्सोल्यूट टर्म्स में रिफ्लेक्ट हुआ तो वहां पे उसकी एब्सोल्यूट चेंज की बात होगी, वहां पे उसकी परसेंटेज चेंज की बात नहीं होगी। तो यहाँ पे लॉग लिन मॉडल में जो रिफ्लेक्शन है वो क्या आनी है, विद रेफरेंस टू वेरिएबल x एब्सोल्यूट चेंज और यहाँ पे y में परसेंटेज चेंज विद इंटेंसिटी ऑफ बीटा 2। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो क्या है? अब यहाँ पे देखें log ऑफ x है तो इसका मतलब है यहाँ बात परसेंटेज में होगी। परसेंटेज चेंज इन x लीड्स टूवर्ड्स बीटा 2 चेंज इन y। बीटा 2 चेंज इन y क्यों? क्योंकि y के साथ log नहीं है, y एब्सोल्यूट टर्म्स में है और x लॉगरिथमिक टर्म में है। तो x लॉगरिथमिक में है तो x की परसेंटेज की मैंने बात की और y को मैंने एब्सोल्यूट टर्म्स में रिफ्लेक्ट किया या शो किया। तो ये चार किस्म के मॉडल्स हैं
इन 4 किस्म के मॉडल्स में यहाँ पे सिंपल रिग्रेशन के केस में एब्सोल्यूट चेंज की बात होती है, एब्सोल्यूट चेंज इन x leads us towards absolute change in y. In case of double log model, percentage change in x leads towards percentage change in y. In case of log ln model, absolute change in this x, because this is linear, leads towards percentage change in y. And in case of ln log model, percentage change in x leads towards absolute change in y. तो ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशंस को हमने बाइफरकेट करके समझने की हमें जरूरत है कि हमारे पास जो मॉडल होगा उस मॉडल को हमने लॉग की फॉर्म में, डबल लॉग की फॉर्म में, लॉग लिन फॉर्म में या लिन लॉग फॉर्म में अंडरस्टैंड करना है। और ये सारी की सारी ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से पॉसिबिलिटीज आनी है। हम स्ट्रेट अवे मॉडल नहीं लिखेंगे। जैसे हमने ये मॉडल देखा तो दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन और हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया, सो ट्रांसफॉर्मेशन हैज लीड अस टुवर्ड्स डबल लॉग मॉडल ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन। अब इस डबल लॉग मॉडल को अगर हमें एस्टिमेट करना पड़े तो इससे पहले जो हमने एस्टिमेशन समझी वो सिंपल वेरिएबल y और वेरिएबल x की थी, बट इन दिस केस वी हैव टू गो फॉर एस्टिमेशन ऑफ द मॉडल इन विच वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉग। लॉगरिथमिक फॉर्म में वेरिएबल्स एक्सप्रेस हुए हैं। सो लॉगरिथमिक फॉर्म के एक्सप्रेस्ड वेरिएबल्स को हमने जो है वो कैसे जो है वो समझना है और अपने सिस्टम में उसको जो है वो कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये हम थोड़ा सा अपने जो हमारा ग्रेटल सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर भी इसको समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस चीज को देख लें। हम जिस तरह भी एस्टिमेशन करते हैं उस एस्टिमेशन की बुनियाद पे हम जो कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं वो क्या होता है कि जी हमने OLS के थ्रू एस्टिमेशन की और हमें टी टेस्ट ने गाइड किया इंडिविजुअली जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। सिमिलरली इन दिस केस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर हमने उसी तरह एस्टिमेशन करनी है और हमें टी स्टैटिस्टिक्स ने गाइड कर देना है, तो हम वहां पे अपने सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करेंगे। तो ये टी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन का फॉर्मूला है जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ। सो इफ वी आर गोइंग टुवर्ड्स एस्टिमेशन ऑफ द मॉडल, तो इस एस्टिमेशन के बाद लॉगरिथमिक मॉडल की एस्टिमेशन के बाद हम ये अज्यूम यहां मैं ये कर रहा हूं कि इस इक्वेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन हम कंसीडर नहीं कर रहे। हमारे पास वेरिएबल्स का डेटा है, वेरिएबल y, वेरिएबल x2, वेरिएबल x3। इन वेरिएबल्स के डेटा सेट्स की बुनियाद पे मैं जो हमारी एस्टिमेशन है वो मैं कर लेता हूं और एस्टिमेशन से मुझे जो टी स्टैटिस्टिक्स हैं उनका पता चल जाता है और उसकी बुनियाद पे जो है वो हम जो है वो कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इन द मीनवाइल मैं यहाँ पे अपने टेबल को इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस रेलेवेंट टेबल को। यहाँ तक की डिस्कशन में अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी उमर साहब, इफ यू आर अवेलेबल यू मे आस्क क्वेश्चंस। वेल थैंक यू। सो ये हमारे पास एक टेबल 7.3 है जिस टेबल के अंदर मुझे 3 वेरिएबल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वेरिएबल y, वेरिएबल x2 एंड वेरिएबल x3। अब ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहली बुनियादी चीज, क्योंकि हमने तो यहाँ पे इस मॉडल को अगर देखा तो ये मॉडल तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था और इस एक्सपोनेंशियल मॉडल के लिए y, x2 और x3 का डेटा सेट अवेलेबल है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करके इस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। इस कन्वर्टेड मॉडल को एस्टिमेट करने के लिए मुझे log ऑफ y भी चाहिए, मुझे log ऑफ x2 भी चाहिए, मुझे log ऑफ x3 भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐड में जाऊंगा और मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट करता हूँ logs ऑफ सेलेक्टेड वेरिएबल्स। तो log ऑफ सेलेक्टेड वेरिएबल क्या है, y का log। तो ये आप देखेंगे L ऑफ y, तो ये log ऑफ सेलेक्टेड वेरिएबल y है। सिमिलरली मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऐड में जाता हूँ, log ऑफ सेलेक्टेड वेरिएबल, दिस इज log ऑफ x2।
सिमिलरली इस वेरिएबल को सेलेक्ट करूंगा और मैं log ऑफ सेलेक्टेड वेरिएबल्स पे जाऊंगा तो ये log ऑफ x3। तो पहले मेरे पास जो है वो सिंपल वेरिएबल से y, x2 और x3। अब मेरे पास log ऑफ y है, log ऑफ x2 है और log ऑफ x3 है। अब इन तीनों मॉडल्स को मैंने वेरिएबल्स को मैंने OLS के थ्रू एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेशन होगी y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी y नहीं बल्कि log ऑफ y वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल, log of x2, log of x3 and error term would also be incorporated by default in this software। तो ये मैं इसको ओके करता हूं, इसने मुझे रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट किए बीटा 1.3 माइनस 3.3 log of x के साथ 1.4 into log of x2 प्लस 0.48 into log of x3। और इनके अगेंस्ट आप इनकी ये t वैल्यूज देखिए। तो this t value of x3 is statistically significant, t value for x2 is also statistically significant। तो मैं ये assume करूंगा कि जी यहाँ पे जो interpretation बनेगी वो क्या बनेगी कि 1% change in x2 would leads us towards 1.49% change in y। Similarly, 1% change in this x3 will leads us towards 0.48% change in y, क्योंकि दोनों साइड्स के ऊपर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में फंक्शंस जो हैं वो नजर आते हैं। तो ये हमारी एस्टिमेशन हो गई। एक सिंपल रिग्रेशन से हमने अपनी रिक्वायर्ड कन्वर्जन कैसे पॉसिबल करनी है और इंश्योर करनी है ये हमने यहाँ पे शो किया, और फिर उसको हमने एस्टिमेट कैसे करना है इसके ऊपर थोड़ा सा हमने बात कर ली। जब ये एस्टिमेट हो गया ना, इसकी बुनियाद पे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो टी स्टैटिस्टिक्स के लिए फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूले से हमें यहाँ से ये अंदाजा होता है ये जो टी स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट हुए हैं ये उसी फॉर्मूले के थ्रू सॉफ्टवेयर ने भी कैलकुलेशन की है। तो इन टी वैल्यूज को देख के हम इसकी स्टैटिस्टिकल रिलायबिलिटी और सिग्निफिकेंस पे बात कर लेते हैं कि जी ओवरऑल दीज आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, कि जी ये जो हमारा x2 और x3 है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। लेकिन ये जेनेरिक डिस्कशन है कि हमारे पास ये दो वेरिएबल्स हैं और वो लॉगरिथमिक फंक्शन की फॉर्म में हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिग्रेस किया डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, वो भी लॉगरिथमिक फॉर्म में है, और दोनों जो मॉडल है वो डबल लॉग मॉडल है। और हमने एस्टिमेशन कर ली और हमें पता चला कि इंडिविजुअली हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये स्टैटिस्टिकली वैलिड वेरिएबल्स हैं और ये स्टैटिस्टिकली जो है वो सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स हैं, और ये एक स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल y के ऊपर। यहां तक तो हमारी अंडरस्टैंडिंग इससे पहले भी क्लियर थी, लेकिन जो हमारा क्रक्स ऑफ द डिस्कशन फॉर टुडे सेशन है वो ये कि हमने इस बीटा 2 और बीटा 3 के लिए रिस्ट्रिक्शन रखी है कि बीटा 2 और प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 1। तो 1.49 प्लस 0.48, तो इसको अगर आप ऐड कर लें तो ये राउंड अबाउट 2 के करीब वैल्यू बनती है। तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 in case of mathematical absolute terms, but statistical grounds पे this could be 1। तो वो हमने कैसे इनकॉर्पोरेट करना है ये हमने समझने की कोशिश करनी है। तो ये जो हमने इक्वेशन एस्टिमेट की है अभी, तो दिस इज अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? Unrestricted equation, because we have not considered any restriction for this regression model। हमने किसी लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं की, हमने सिस्टम को इनपुट दी है और सिस्टम ने हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके दे दिया इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स, और मैं रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशंस की बात करता हूं कि जी ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स हैं, और दैट्स द डिस्कशन। बट this is not the end of discussion in context of the understanding of restrictions that we have proposed for beta 2 and beta 3। कि अगर constant returns to scales हमने अचीव करने हैं तो हमें क्या इंश्योर करना होगा कि बीटा 2 और प्लस बीटा 3 जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 के बराबर आने चाहिए। तो अगर ये 1 के बराबर आते हैं स्टैटिस्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर, नॉट इन मैथमेटिकल टर्म्स, स्टैटिस्टिकल टर्म्स में, तो फिर तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि जी हमारी रिस्ट्रिक्शन वैलिड है। और अगर ये स्टैटिस्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर वैलिड नहीं होते तो इसका मतलब है रिस्ट्रिक्शन इज नॉट स्टैटिस्टिकली वैलिड एंड रिलायबल टू बी इम्पोज्ड इन this regression model। तो ये 8.7.2 इक्वेशन इज अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन जो कि हमने एस्टिमेट की है। अच्छा, अब अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन के बाद हमने क्या करना है? हमने इस यही इक्वेशन है ना जिस इक्वेशन के अंदर हमने रिस्ट्रिक्शन इंपोज करनी है, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 1। अगर बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 1 हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है,
तो इस रिस्ट्रिक्शन को अगर मैं इस रिग्रेशन मॉडल में इंपोज करना चाहूं तो ये रिस्ट्रिक्शन इसका क्या मतलब होगा कि बीटा 2 इज पॉसिबली इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा 3, ये भी पॉसिबल है। अब मैंने इस इक्वेशन को जस्ट मैनिपुलेट किया, और ये भी पॉसिबल है कि बीटा 3 इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा 2, तो ये भी उसी इक्वेशन से मैनिपुलेट होके जो है वो हमें मिलेगा। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं बीटा 2 की वैल्यू को बीटा 1 माइनस बीटा 3 रिफ्लेक्ट कर लूं और इसको मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर लूं, या बीटा 3 की वैल्यू को यहां बीटा 3 की जगह में 1 माइनस बीटा 2 को इनकॉर्पोरेट कर लूं और मैं इसको मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर लूं, तो मैं इस रिग्रेशन मॉडल को, जो कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है इन द फॉर्म ऑफ बीटा 2 एंड बीटा 3 एंड बीटा नॉट, ये सिंपल रिग्रेशन मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे, आप थोड़ा सा इसको यहां पे देख लीजिए। देखें, बीटा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा 3 और बीटा 3 इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा 2। तो उस इक्वेशन में अगर बीटा 2 की जगह 1 माइनस बीटा 3 इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए और फिर प्लस बीटा 3 इंटू लॉग ऑफ x3 कर लो, तो बीटा 3, देखें बीटा 2 प्लस लॉग ऑफ x2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया, फिर प्लस बीटा 3 ये भी है और बीटा 3 ये भी है, तो बीटा 3 इंटू लॉग ऑफ x3, और ये माइनस बीटा 3 को कॉमन लिया तो माइनस लॉग ऑफ x2, और इसको प्लस एरर टर्म देख लें। तो नाउ दिस मॉडल व्हिच वाज प्रीवियसली मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, तो इसको हमने ट्रांसफॉर्म करके सिंपल रिग्रेशन मॉडल में कन्वर्ट कर लिया। बट इसकी एस्टिमेशन के लिए मुझे क्या करना है, log of x3 माइनस log of x2 का एक वेरिएबल मुझे एडिशनल क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो वेरिएबल्स हैं वो या तो log of x3 है और या वो log of x2 है। मेरे पास नया वेरिएबल आएगा और वो क्या वेरिएबल है, हर रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ log of x3 को मैं log of x2 से माइनस करूंगा और नया वेरिएबल जनरेट होगा। तो वो सॉफ्टवेयर में कैसे पॉसिबल होगा उसको आप देख लेते हैं। देखें, मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे ऐड में जाके बिल्कुल बॉटम में जाए तो डिफाइन न्यू वेरिएबल की ऑप्शन है, डिफाइन न्यू वेरिएबल की ऑप्शन है, और इस वेरिएबल को मैं ln x3 माइनस ln log of x2 के थ्रू मैं इसको इंडिकेट करता हूं। तो ये क्या है, ये बुनियादी तौर पे इस वेरिएबल को मैंने सिंपली सेलेक्ट किया है। तो जिस वेरिएबल को मैंने पहले जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है कैलकुलेशन में, मैं उसको सेलेक्ट करता हूं, फिर माइनस और x2 इसको सेलेक्ट करता हूं। ये बाय डिफॉल्ट वहां से उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज उठाएगा और मैं इसको ओके करता हूं, तो ये हमें एरर देता है, और एरर ये देता है तो इसको मैं इस तरह से रख लेता हूं स्टिल। तो ये मैं ln x कर लेता हूं, इसको इज इक्वल टू और दिस माइनस दिस। हाँ जी, और चूंकि मैंने उसकी रिफ्लेक्शन जो है ये टाइटल का जो वेरिएबल का टाइटल है वो बहुत ज्यादा बड़ा दिया ना, इसलिए जो है इसने उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया। ln of x जो है इज इक्वल टू ln of x3 माइनस ln of x2। तो हर रिस्पेक्टिव वैल्यू, ये वैल्यू ln of x2 की है और ये वैल्यू ln of x3 की है। तो इन वैल्यूज को ना इसने हर वैल्यू को, इस वैल्यू को इससे माइनस किया तो जवाब निकला, इसको इससे माइनस किया जवाब निकाला। सिमिलरली इस वैल्यू को रिस्पेक्टिव वैल्यू से माइनस करते करते ना इन्होंने बाय डिफॉल्ट इसने जो वैल्यूज प्रोड्यूस की हैं वो ये वैल्यूज हैं। तो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल जो कि हमने ट्रांसफॉर्म करके इस फॉर्म में लाया। तो अब अगर इस इक्वेशन को मुझे एस्टिमेट करना है तो इस इक्वेशन की एस्टिमेशन के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा जी OLS में, तो log of y is my dependent variable, और ये x3 की जगह अगर आप देखें इसको भी मैं रिवर्ट बैक करता हूं और मैं इक्वेशन देखता हूं ln of x2 प्लस बीटा 3 के साथ ln of दिस ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन। तो ये ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन जो है वो कौन सा है, ln of x2 ये हो गया, और ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ln of x है।
तो इसको मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करूंगा और ये मैंने एस्टिमेट कर लिया। नाउ दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन ऑफ द रिग्रेशन मॉडल, जिसको हमने जो है वो एस्टिमेट किया इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन by applying certain restrictions on these parameters of beta 1 and beta 2। अब इसको अगर आप देख लें तो यहाँ पे भी ln of x के अगेंस्ट आप देखें दिस इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट t वैल्यू, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट t वैल्यू, तो यहाँ पे भी वही इंटरप्रिटेशन आपकी बनती है। इफ वी लुक एट इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंपैरिजन तो मोर और लेस आपको जो है ना वो कोई इतना बड़ा डिफरेंस भी फील नहीं होता बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग डेटा। जस्ट इन दिस केस जो है वो आप देखें x3 के केस में 4.8 ही वैल्यू आई है, बट इन केस ऑफ x2 जो है वो 4.19 वैल्यू इस मॉडल में है और इन केस ऑफ दिस मॉडल 2.77, थोड़ा बहुत फर्क आपको यहाँ पे नजर आएगा। नाउ दिस इज द अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन मॉडल नंबर 1 और मॉडल नंबर 2 इज रिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन। अब ये दो रिग्रेशंस हमारे पास प्रोड्यूस हो गए। अब इन दो रिग्रेशंस की बुनियाद पे यहां से हम कैसे ये नतीजा अखज़ करेंगे कि वेदर द रिस्ट्रिक्शन दैट वी हैव प्रोवाइडेड टू दिस सिस्टम, हमने यहां से अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल को कैलकुलेट किया और फिर हमने रिस्ट्रिक्टेड मॉडल को भी एस्टिमेट किया। तो जो हमने दोनों मॉडल्स को कंपेयर करना है और उसकी बुनियाद पे नतीजा अखज़ करना है वो हम कैसे करेंगे, तो ये हमने समझना है। और इसके लिए हम वंस अगेन एफ टेस्ट की अप्रोच को फॉलो करेंगे और एफ टेस्ट की अप्रोच को फॉलो करने के बाद जो है वो हमने इस मॉडल के थ्रू या इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो हमने इस चीज को असेस करना है। वो असेस कैसे करना है कि हमने जो यहाँ पे इन चीजों को प्रोड्यूस किया, जो हमारी दो रिग्रेशंस हैं, इन दोनों रिग्रेशंस के आप एनोवा प्रोड्यूस करेंगे। रिग्रेशन नंबर दिस मॉडल नंबर 1 विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल का एनोवा प्रोड्यूस हुआ। सिमिलरली रिग्रेशन नंबर 2 जो कि रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है इसका एनोवा प्रोड्यूस हुआ। तो ये आप देखेंगे ये फॉर्मूला आपको जो गिवन है आरएसएस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन, तो रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन ये है और इसका आरएसएस मीन स्क्वायर जो है वो ये है। सिमिलरली जो हमारी आरएसएस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड, यूआर इंडिकेट्स अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन, तो आरएसएस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन आपको इससे मिलेगा डिवाइडेड बाय आरएसएस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन। अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन के जो अनोवा है उससे हमें अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन का ये वाला एनोवा, तो यहां से हमें अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन का आरएसएस मिलेगा और डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है माइनस k नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं और m जो है दिस इज नंबर ऑफ लीनियर रिस्ट्रिक्शंस दैट वी हैव इम्पोज्ड इन दिस सिस्टम। तो यहां इस केस में हम जिस एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं वहां हमने बीटा 2 प्लस बीटा 3 इज इक्वल टू 1 की एक ही लीनियर रिस्ट्रिक्शन इंपोज की है। तो वन लीनियर रिस्ट्रिक्शन इज ओनली वन लीनियर रिस्ट्रिक्शन, तो मैं m को वंस एज्यूम करूंगा। तो ये यहां से हमने इसके रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स ले लिए। तो आरएसएस का जो अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन का जो आरएसएस है, आरएसएस रिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन का m फॉर्मूले में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ लीनियर रिस्ट्रिक्शंस, इस केस में एक रिस्ट्रिक्शन है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन, जो अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन है उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं और n माइनस के जो है वो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो दिस इंडिकेट्स दैट दिस विल फॉलो f डिस्ट्रीब्यूशन विद m और n माइनस के डिग्री ऑफ फ्रीडम। m जो है वो ये आप अगर ऊपर देखें ना तो ये न्यूमरेटर है और ये n माइनस के इज डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? बिकॉज हम जिस वक्त टेबल से वैल्यू प्रोड्यूस करेंगे तो हमें अगर ये पता हो कि न्यूमरेटर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो डिनोमिनेटर में कितनी है, तभी टेबल से हम जो है वो f की वैल्यू प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप अगर किताब गुजराती की जो है उसमें अगर f टेबल को देखें तो ये अपेंडिक्स के अंदर अवेलेबल है। अपेंडिक्स डी स्टैटिस्टिकल टेबल्स का है किताब के एंड पे और टेबल D3 है। तो इस टेबल D3 में अगर आप देखें ना तो ये f डिस्ट्रीब्यूशन, अपर परसेंटाइल पॉइंट्स ऑफ f डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम इन न्यूमरेटर
और इस तरफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्टिकली डिनोमिनेटर में और हॉरिजॉन्टली आपको न्यूमरेटर में डिग्री ऑफ फ्रीडम नजर आएगी। और ये 1 2 3 4 ये ऑनवर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं 12 तक। 1 2 3 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं ऑनवर्ड, डिनोमिनेटर के लिए वर्टिकली और न्यूमरेटर के लिए हॉरिजॉन्टली। और ये जो पहला कॉलम आपको नजर आता है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 25% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इन तीनों के अगेंस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं एज्यूम करता हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन न्यूमरेटर इज 1 as well as degree of freedom in denominator is 1 and we have chosen 5% level of significance, so the point of intersection of degree of freedom in numerator or degree of freedom in denominator against this level of significance is 161. तो ये 161 is the tabulated value of the probability distribution in which the probability level or level of significance is 5% and degree of freedom in numerator is 1 and degree of freedom in denominator is 1. तो ये point of intersection जो होगा ये हमारी tabulated value है। Similarly अगर मैं कहता हूँ point of intersection 8 is the degree of freedom in numerator and 5 is the degree of freedom in numerator डिनोमिनेटर, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में देखें तो वो वैल्यू है 10.3 इज द टैबुलेटेड वैल्यू फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन एट प्रोबेबिलिटी लेवल ऑफ 1% फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इन न्यूमरेटर एट 8 and degree of freedom in denominator at 5. तो इसका जो point of intersection है उससे जो है वो हम अपनी जो probability value है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं जो कि टैबुलेटेड वैल्यू होती है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू तो मुझे ये सिस्टम प्रोवाइड कर देगा इस फॉर्मूले के थ्रू जो कि हमने अपनी इन कैलकुलेशंस के थ्रू ना जो हमने ये एस्टिमेट किए दोनों रिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन मॉडल, अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन मॉडल, रिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन मॉडल का एनोवा और अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन मॉडल का एनोवा। तो इससे हमें आरएसएस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन, आरएसएस ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन मिला, उसको हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर इनकॉर्पोरेट किया और यहाँ से हमने उसकी कैलकुलेशन की। यहाँ से इस कैलकुलेशन से हमें पता चलता है कि इसका आंसर क्या बनता है। तो उस आंसर को हमने कंपेयर किया जिस डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज गिवन होगी उस डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंगली मैं टैबुलेटेड वैल्यू एट दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिस प्रोबेबिलिटी वैल्यू के अगेंस्ट मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अगेंस्ट उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करूंगा और मुझे यहां से टैबुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी। सो वंस I have this tabulated value with me and once we are having this calculated value with us with the help of this formula, तो इस फॉर्मूले के थ्रू मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई और इसी के अगेंस्ट मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देखी, उसके अकॉर्डिंगली मैंने पैरामीटर्स का उसमें से माइनस किया, नंबर ऑफ पैरामीटर्स अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन के, नंबर ऑफ लीनियर रिस्ट्रिक्शंस कितनी है 1। तो अब उसके अकॉर्डिंगली मैंने एस्टिमेट किया कि जी मुझे टेबल के अंदर जो है वो टैबुलेटेड वैल्यू कौन सी नजर आती है। तो टेबल के अंदर जो टैबुलेटेड वैल्यू नजर आती है उस टैबुलेटेड वैल्यू को और यहां से इस फॉर्मूले के थ्रू रिफ्लेक्ट होने वाली कैलकुलेटेड वैल्यू, इन दो को मैं कंपेयर करूंगा और मैं नतीजा अखज करने की कोशिश करूंगा कि वेदर द लीनियर रिस्ट्रिक्शन that has been imposed on these parameters beta 1, beta 2 and beta 3, whether this restriction is statistically valid restriction or not। तो इसके लिए जो रूल ऑफ थंब है वो क्या होगा, रूल ऑफ थंब होगा कि जी हमने देखना ये है कि कैलकुलेटेड एफ वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन टैबुलेटेड एफ वैल्यू। अगर एफ वैल्यू जो है जो कि हमने इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट की with the help of this formula, if this calculated value is greater than the tabulated value,
that we produce from this table on the basis of certain probability level as well as degree of freedom in numerator और degree of freedom in denominator, तो उसके accordingly जो भी point of intersection बने उसके against जो भी value report हो उस value को हम compare करें और हम नतीजा अखज़ करने की कोशिश करें, तो we can come up with this conclusion if this situation exists like कि जी calculated value of f is greater than tabulated value, तो I may infer and I may assume कि जी the restriction that we have considered in the form of beta 2 plus beta 3 is equal to 1 is valid restriction, और अगर ये valid restriction नहीं है तो उस सूरत में आपकी calculated value tabulated value से कम आई होगी. So this is about the rule of thumb that we can use for the purpose of validating the concept of restriction that we can impose in the form of restrictions in any linear regression model. और अगर वो regression model linear नहीं है तो we have to make it linear in the form of making them transform them by certain mathematical manipulations, और उसके बाद हम उसको manipulate करके तो फिर उसके बुनियाद पे जो है वो हम उसकी estimation करेंगे. तो ये एक तरीका है इस चीज को validate करने का कि restriction जो है वो valid है या restriction valid नहीं है. अच्छा, यही फॉर्मूला जो कि हमें इस तरह RSS की फॉर्म में मिलता है, इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाइड वर्जन में भी हम जो है वो लेके देख सकते हैं. जैसे हमने कल भी डिस्कस किया कि रिलेशनशिप जो है वो आर स्क्वायर और एफ के दरमियान एक रिलेशनशिप है, तो वो आर स्क्वायर की फॉर्म में अगर आप देखें तो हमें एनोवा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आर स्क्वायर ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन और आर स्क्वायर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन, ये m नंबर ऑफ जो हमारी लीनियर रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि 1 है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, के जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन रिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन मॉडल. तो यहां से अगर फॉर एग्जांपल हमें फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन इस फॉर्मूले को अगर हमने यूटिलाइज करना है तो हम पहले दोनों रिग्रेशंस अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन भी एस्टिमेट करेंगे और रिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन भी एस्टिमेट करेंगे, और इसकी एस्टिमेशन के बाद दोनों केसेस में हमने एनोवा भी प्रोड्यूस करना है, और दोनों केसेस के एनोवास को जो है वो हमने उनसे आरएसएस की रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज प्रोड्यूस करनी है और उनको हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना है. बट इन केस ऑफ दिस इक्वेशन अगर हम देखें तो हम रिलेशनशिप ऑफ एफ एंड आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन और एफ टेस्ट का रिलेशनशिप हमें इस काबिल बनाता है कि वी डोंट नीड टू गो फॉर द एस्टिमेशन ऑफ एनोवा टेबल. जस्ट हमने रिग्रेशन एस्टिमेट की, अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन और रिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन एस्टिमेट की, और हमने इन दोनों रिग्रेशंस के आर स्क्वायर्स को बेस बना के इसकी कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन के बाद हमने नतीजा अखज़ किया कि जी व्हाट इज द कैलकुलेटेड वैल्यू आउट ऑफ दिस इक्वेशन. व्हाटएवर द कैलकुलेटेड वैल्यू इज, हम उस कैलकुलेटेड वैल्यू को m और n माइनस के डिग्री ऑफ फ्रीडम इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, m in numerator and n minus k in denominator, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से जो उसकी टैबुलेटेड वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लें, और उस टैबुलेटेड वैल्यू को और इस कैलकुलेटेड वैल्यू को जो इस फॉर्मूले से हमें मिले हम कंपेयर करें, और अगर हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करें दिस कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस टैबुलेटेड वैल्यू, तो वी मे assume and we can argue and we can conclude that the linear restriction that has been imposed in the form of certain restrictions in this regression model by beta 2 plus beta 3 is equal to 1 is statistically valid and reliable restriction. अगर ये statistically valid और reliable restriction है तो for the purpose of estimation and for the purpose of inferences and for the purpose of analysis what we have to do is कि we have to follow this regression model in the form of this transformed regression model for the purpose of estimation and for the purpose of policy formulation. हम unrestricted equation को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम restricted equation को इस्तेमाल करेंगे for the purpose of drawing certain inferences and for the purpose of drawing certain conclusions on the basis of these variables. तो हमारा जो conclusion होगा वो क्या होगा कि हमने इस restricted regression को इस्तेमाल नहीं करना, हम किस इस अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे,
हम रिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन को या रिग्रेशन को इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करके जो है वो इस चीज को ट्रांसफॉर्म करके कैलकुलेट किया। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियाद पे ना इसको इन्होंने जो है वो रेशियोज की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो y और x2 की रेशियो क्या है, आउटपुट और लेबर की रेशियो, x3 और x2 की रेशियो क्या है, x3 इज कैपिटल टू लेबर रेशियो। तो क्वांटिटीज जो है वो आपको रेशियोज की फॉर्म में भी यहां से रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। कैपिटल टू लेबर रेशियो को बढ़ाने या कम करने से आउटपुट टू लेबर रेशियो के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहां से हमें ये रिटर्न्स टू स्केल्स को समझना, कॉक डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन किस इदारे, किस इंडस्ट्री, किस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी या किस इकोनॉमी के ऊपर एप्लीकेबल है और उसकी इंटेंसिटी क्या बनती है टूवर्ड्स हैविंग एक्चुअल रिलेशनशिप्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेजेस, बिकॉज दिस मॉडल हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डबल लॉग मॉडल। तो इसके थ्रू जो है फिर हम मजीद इसके ऊपर पॉलिसी लेवल की डिबेट कर सकते हैं। बट द मोड ऑफ डिस्कशन एंड द क्रक्स ऑफ द इंटायर डिस्कशन एंड द समरी ऑफ द डिस्कशन इज कि हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि रिस्ट्रिक्शन क्या है और रिस्ट्रिक्शन के साथ रिग्रेशन को एस्टिमेट कैसे करना है, और अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन क्या होती है, और अनरिस्ट्रिक्टेड इक्वेशन के अंदर अगर हमें किसी रिस्ट्रिक्शन को इंपोज करना पड़े तो हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दैट रिस्ट्रिक्शन इनटू अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल, और उसकी बुनियाद पे हम एक रिस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ द रिग्रेशन मॉडल प्रोड्यूस करें। तो वो रिस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ द इक्वेशन हमारे सामने प्रोड्यूस हो क्या है, और फिर हम उन दोनों का मवाजना करें आफ्टर एस्टिमेशन। तो हमने एनोवा के थ्रू भी और आर स्क्वायर के थ्रू भी, एफ टेस्ट और आर स्क्वायर के रिलेशनशिप के थ्रू भी, दोनों फार्मूलों के अकॉर्डिंगली हमने दो फार्मूले इस्तेमाल करते हुए इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की। एफ टेस्ट की वैल्यूज को, जब एफ की वैल्यू प्रोड्यूस हुई तो हम स्विच ओवर हुए towards this value of f from table। तो उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इन न्यूमरेटर और इसी तरह वर्टिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डिनोमिनेटर चाहिए था। फिर हमने एक सेलेक्टेड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अगेंस्ट उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखे, टैबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट की। टैबुलेटेड वैल्यू को और कैलकुलेटेड वैल्यू को हमने कंपेयर किया, और आफ्टर कंपैरिजन ऑफ दिस टैबुलेटेड वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू वी कंक्लूडेड कि जी व्हाट कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, कि हम क्या कह सकते हैं कि जी रिस्ट्रिक्शन वैलिड है या रिस्ट्रिक्शन वैलिड नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल restrictions of the regression model that we may impose. So this is the case in which we have discussed the restrictions that are associated with only two parameters, beta 2 and beta 3. This discussion can be expanded towards more number of parameters like beta 2 plus beta 3 plus beta 4 plus beta 5 plus beta 6 is equal to 1 is a certain restriction that will enable us to come up with this fact कि जी इस सारी की सारी कैलकुलेशन को मैथमेटिकली मैनिपुलेट करके फिर हम जो है वो किसी रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन को कंपेयर करें, और उसके कंपैरिजन के बाद जो है वो हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। So this is all about the concept of restrictions that are associated with regression models, more specifically multiple regression models. So in order to make this concept more understandable, what you have to do is that you have to go for example 8.3. तो एक तो कैलकुलेशन जो है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी की है, जो मैंने यहाँ पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। इफ यू लुक एट दीज रिजल्ट्स, तो ये रिजल्ट्स और ये रिजल्ट्स अलग हैं। जी बिल्कुल, ये रिजल्ट्स अलग हैं बिकॉज अंडरलाइंग डेटा इज नॉट सेम। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू to go through this solved example 8.3 that has been associated and that is related with this concept of linear restrictions of the regression model। और ये unrestricted regression model है, ये restricted regression model है, और ये उसकी बुनियाद पे फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन की गई है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है,
इसी के अगेंस्ट यहाँ इसकी अगर आप देखें तो दिस कैलकुलेटेड वैल्यू एज वेल एज ये देखें टेबल का रेफरेंस भी दिया गया, अपेंडिक्स डी टेबल D.3 एग्जैक्टली द सेम टेबल अपेंडिक्स डी स्टैटिस्टिकल टेबल्स टेबल D.3। तो उसके उस कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इन योर न्यूमरेटर इज 1 एंड इन डिनोमिनेटर इज 20-3 क्या बनती है जी 17। तो 1 और 17 के अगेंस्ट यू मे गो फॉर कैलकुलेशन। तो 1 इज न्यूमरेटर और 17 इज डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा डिनोमिनेटर की 17, तो 17 के अगेंस्ट, तो दिस इज द एरिया वेयर यू कैन टेस्ट फॉर द जो हमारी वैल्यू है टेबुलेटेड वैल्यू and this is the calculated value that has already been given in this example. तो restricted और restricted regressions की बुनियाद पे conclusion draw किया गया है। This is just copy and paste version of the bookish example जो कि 8.3 example है। So all of you may go through this example for the sake of understanding that of the concepts that we have discussed in our today's session. So this is all about the basic concept of linear regression, multiple regression, having certain restrictions imposed in those regression models. So this is all about this concept of restrictions. In next session, what we would be discussing is that we would be discussing another extension of the concepts and that are related with the concept that structural stability or structural changes that may be associated with these parameters of beta 2, beta 3, beta 4 and beta 1 and beta 0. राइट नाउ हमने जितनी बात की है वो एसोसिएट हमने की कि जी दो हमने एज्यूम किए, हमने बीटा 2 और बीटा 3 के लिए एक रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की और उसको हमने समझने की कोशिश की और उसके ऊपर एग्जांपल 8.3 आपको रिकमेंड की कि फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप उसको थॉरोली समझने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे हमने ये नहीं कहा कि जी व्हाट इफ कि जी फॉर एग्जांपल मैं ये अज्यूम करता हूँ कि व्हाट इफ दैट बीटा 2 एंड बीटा 3 चेंजेस ओवर टाइम। यहाँ पे हमने अगर देखें तो हमारे पास जो इस अंडरलाइंग एग्जांपल के केस में डेटा अवेलेबल है, तो जस्ट लुक एट दिस डेटा 1958 से लेके 1972 तक का टाइम सीरीज डेटा है। तो हमने यहाँ ये अज्यूम नहीं किया कि जो बीटा 2 और बीटा 3 और बीटा 0 जो हैं वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर कि इतने साल गुजर गए तो इतने सालों के लिए मैं कोलेक्टिवली कह रहा हूं कि जी इतने परसेंट चेंज आएगी। तो दिस चेंज माइट नॉट बी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्चुअल चेंज दैट मे हैपन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन एग्जिस्ट्स इन डेटा, तो ये जो बीटा 2, बीटा 3 और बीटा 4 हैं इनकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए जो हमने मैकेनिज्म ऑप्ट करना है, दिस मैकेनिज्म एंड दिस कॉन्सेप्ट is all about testing the structural stability or parametric stability or stability of the parameters beta 1, beta 2, beta 3 and beta 4 of the multiple regression model। और इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होगी वो है Chow test। So in the next session inshallah we would be discussing this concept of Chow test। So for the time being, if you are having any question you may ask now। all of those who are available right now live with me for this session आप सवाल कर सकते हैं and rest of the students that were unable to join in today's session, तो आप अगर इस लेक्चर को LMS के थ्रू डाउनलोड करके go through करेंगे, so after that you may ask relevant questions that may be associated with these concepts of linear restriction। So any question from the participants or our teams or students? Excuse me sir। जी सर असल में क्लास जब शुरू हुई है तो उसके 15 से 20 मिनट बाद हमें पता चल रहा है और अभी मैंने डाउनलोड किया और बाकी किसी को पता भी नहीं है कि स्काइप पे क्लास हो रही है या इट्स ओके जी अली साहब, ये सारी की सारी ऑपरेशंस जो कि परफॉर्म की गई हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्लास वो सारी रिकॉर्डेड हैं। अगर आप इसको LMS से भी डाउनलोड करेंगे तो यू विल नॉट फील एनी डिफरेंस in it। Either you are attending this class live or you are attending this class or you are listening this lecture after downloading it from the
ऑनलाइन जो हमारा यूनिवर्सिटी का पोर्टल लेकिन है। सर सो ऑनवर्ड इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि जी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइमली ज्वाइन कर लें। एनी अदर क्वेश्चन जी? लेकिन सर ग्रुप में मतलब क्लास 11:20 पे या 11:25 पे पता चल रहा है और फिर आगे से ये बात कही जा रही है कि तुम लोगों को क्लास लेना जरूरी नहीं है सर। आगे नहीं सर फिर थोड़ा सा awkward फील होता है अगर नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है जी बेटा, आप क्लास लेना चाहें बिल्कुल लें। देखें आई एम अवेलेबल फॉर द क्लास, फॉर मी इट डजंट मैटर कि जी 2 लोग हैं या 100 लोग हैं, वट एवर आई हैव टू टीच इज आई हैव टू टीच ना। तो अगर चूंकि रमजान है तो कुछ लोग शायद रेस्ट कर रहे होंगे इसलिए वो प्रॉपरली ज्वाइन नहीं कर पा सके होंगे, तो ऑनवर्ड जो है वो आप कोशिश कर लें, आप टाइमली ज्वाइन करें इंशाल्लाह। फॉर द टाइम बीइंग आप कोशिश करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दी जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर अगर आपका कोई सवाल हो जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये लेक्चर जो है वो आपका ऑनलाइन अवेलेबल होगा, यू मे डाउनलोड इट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी दोबारा मुलाकात होती है। टिल दैट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।